वेलकम टू डीसीए क्लासेस। डीसीए क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार दरोगा मेंस 2020 के लिए 25 जीके और जीएस का क्वेश्चन सेट देखेंगे। इससे पहले भी मैंने 6 क्वेश्चन सेट कराया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और दोस्तों के बीच शेयर भी करें। और यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास 3 सेकंड का टाइम होगा। तो आंसर सोच समझ कर कीजिएगा और देखिएगा कि 25 क्वेश्चन में से आप कितना सही कर पाते हो। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, बिहार में आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मुंगेर एवं नालंदा से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ऑप्शन है गंगा, निरंजना, गंडक, सोन। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, निरंजना। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में निरंजना नदी के किनारे एक पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था ईंटों का, पत्थर का, लकड़ी का या मिट्टी का? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लकड़ी का। चलिए आगे देखते हैं। प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट के विजय अभियानों की चर्चा है? प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट के विजय अभियानों की चर्चा है? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त। प्रयाग प्रशस्ति, इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता है हरिसेन। ये भी ध्यान में रखेंगे, प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता हरिसेन थे। दोस्तों अगला सवाल है, चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? ऑप्शन है तक्षशिला, विक्रमशिला, मगध, नालंदा। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नालंदा। हेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में 635 ईस्वी से 640 ईस्वी यानी कि 5 वर्षों तक अध्ययन किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी ने अपना प्रशासनिक मुख्यालय किससे बनाया? कहाँ पर बनाया था? लखनऊती, बिहार शरीफ, मुंगेर, मनेर। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बिहार शरीफ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में जनजातीय आंदोलन का आरंभ कब हुआ था? बिरसा मुंडा के नेतृत्व में जनजातीय आंदोलन का आरंभ कब हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1895 में। अगला सवाल है, नार्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है जिसका सबसे ज़्यादा असर पूर्वी बिहार में पड़ता है? ऑप्शन है अरब सागर में, हिंद महासागर में, बंगाल की खाड़ी में, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बंगाल की खाड़ी में। नार्वेस्टर की उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी में होती है, जिसका सबसे ज़्यादा असर पूर्वी बिहार में पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं। कौन कौन सी फसलें हैं? ऑप्शन है चावल, गेहूं और मक्का, गन्ना, चाय और जौ, मूंगफली, कॉफ़ी एवं गेहूं, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चावल, गेहूं और मक्का। बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें में चावल, गेहूं और मक्का ये तीनों आते हैं। अगला सवाल है, बिहार में कांवर झील कहाँ पर स्थित है? बिहार में कांवर झील कहाँ पर स्थित है?
इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बेगूसराय। फल्गु नदी के किनारे कौन सा पर्यटन स्थल स्थित है? फल्गु नदी के किनारे कौन सा पर्यटन स्थल स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बोध गया। ठीक है, फल्गु नदी के किनारे ही बोध गया स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में लेटेराइट मिट्टी किस भाग में पाई जाती है? ऑप्शन है गंगा के दक्षिणी मैदानी भाग में, छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी भाग में, गंगा के उत्तरी भाग में, तराई क्षेत्र में। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी भाग में। बिहार में जो लेटराइट मिट्टी है ये छोटा नागपुर के उत्तरी पठार में, छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी भाग में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। अगला सवाल है, बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी है, इसे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है कैमूर की पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ी, खड़गपुर की पहाड़ी, सोमेश्वर की पहाड़ी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सोमेश्वर की पहाड़ी। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। हिमालय की एक चोटी जो बिहार में पड़ता है उसका नाम है सोमेश्वर की पहाड़ी। अगला सवाल है, बिहार का वह जिला जो पश्चिम बंगाल एवं नेपाल दोनों को स्पर्श करती है। बिहार का वह जिला जो पश्चिम बंगाल एवं नेपाल दोनों को स्पर्श करती है। ऑप्शन है पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, किशनगंज। किशनगंज वह जिला है जो पश्चिम बंगाल और नेपाल दोनों को स्पर्श करती है। अगला सवाल है, राज्यपाल द्वारा क्षमादान की शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 160, अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 165। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 161। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ऑप्शन है फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, अमेरिका। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन है महाधिवक्ता, महान्यायवादी, राज्य का विधि मंत्री, राज्यपाल। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, महाधिवक्ता। राज्य का जो प्रथम विधि अधिकारी होता है वो महाधिवक्ता होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 371 बी किस राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करता है? ऑप्शन है नागालैंड, असम, मणिपुर, सिक्किम। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी, असम। 371 बी जो है ये असम को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता है, और नागालैंड ये 371 ए के तहत आता है, मणिपुर 371 सी और सिक्किम 371 एफ के तहत आता है। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। एक बार फिर से बता रहा हूँ, नागालैंड 371 ए, असम 371 बी, मणिपुर 371 सी और सिक्किम 371 एफ के तहत इन्हें विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। अगला सवाल है, भारत सरकार पूर्ण गरीबी रेखा को निम्न में से किस आधार पर निर्दिष्ट करती है? भारत सरकार पूर्ण गरीबी रेखा को निम्न में से किस आधार पर निर्दिष्ट करती है? ऑप्शन है घरेलू बचत, घरेलू उपभोग, घरेलू निवेश, घरेलू आय। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, घरेलू उपभोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जेनेटिक कोड की खोज किसने की? जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? लुई पास्चर,
पिनमेन, जोनास साल्क, हरगोविंद खुराना। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, हरगोविंद खुराना। जेनेटिक कोड की खोज हरगोविंद खुराना ने की थी। अगला सवाल है, पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभरने के काम में आता है। ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, भारी जल, सिरके का अम्ल। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम में आता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा है। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा है ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रेडियो ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, विद्युत ऊर्जा। ठीक है, जो टेलीफोन लाइन होती है उसमें प्रवाहित होती है विद्युत ऊर्जा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाय के दूध में किसके कारण पीलापन रहता है? गाय के दूध में किसके कारण पीलापन रहता है? ऑप्शन है केसिन, केरोटीन, लेसिन, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, केरोटीन। गाय का दूध केरोटीन के कारण पीलापन दिखता है। ठीक है, अगला सवाल है, अम्ल वर्षा किनके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है? अम्ल वर्षा जो है ये किनके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है? ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन एवं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एवं कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अम्ल वर्षा जो है ये पर्यावरण प्रदूषण नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड से बनता है। इसको ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल है, जब किसी वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? ठीक है, क्वेश्चन फिर से सुनिए। जब किसी वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? ऑप्शन है 2, अनंत, 5, 1। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनंत। ठीक है, आपके लिए सवाल है, किसने 1866 में भारत के ब्रह्म समाज का गठन किया था? 4 ऑप्शन है, देवेंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, आनंद मोहन बोस, केशव चंद्र सेन। ये चारों ऑप्शन में से राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।